नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। एबीपी न्यूज के पॉपुलर शो 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शो शुरू करने से पहले बड़ी खबरों का छोटा सा टीजर। नेपाल में प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची, क्या प्लेन में फॉल्ट था, मेरे सहयोगी वरुण जैन बताएंगे। नीतीश कुमार ने इस बार महिलाओं को लेकर क्या कह दिया है, प्रकाश कुमार से जानेंगे। बजट पर इंडिया अलायंस के नेताओं की फॉरवर्ड प्लानिंग क्या है, डिकोड करेंगे जैनेंद्र। पेपर लीक कानून पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अखिलेश आनंद से समझेंगे। मगर सबसे पहले आज का टॉकिंग पॉइंट। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच रायपुर टकराव का एक बड़ा सेंटर बनकर दिखाई पड़ा। हालात ऐसे बन गए कि पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। बैरिकेड तोड़ा, हंगामा किया, नारेबाजी के बीच आगे बढ़े। पुलिस ने बार बार समझाया, जब नहीं माने तो फिर प्रदर्शन को इस तरह काबू किया गया। सियासी कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी से सामने आई। पानी की बौछार के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ने को आमदा थे। कुछ ऐसे थे जो डायरेक्ट वाटर कैनन की रेंज में आ गए। इसके बाद क्या हुआ, तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। प्रदर्शन में कई महिला कार्यकर्ता भी थीं। पुलिस इन्हें घसीटते हुए पीछे की तरफ ले गई और ये सारा हंगामा कैमरे में कैप्चर होता चला गया। वाटर कैनन का उपयोग किया जा रहा है ताकि जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो जो है आगे ना बढ़ पाए। बैरिकेडिंग से रोकी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो जो है निकले हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करना चाहते थे। प्रदर्शन के लिए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बलौदा बाजार अग्निकांड को मुद्दा बनाया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल, सचिन पायलट जैसे नेता मौजूद थे। इसी दौरान विधानसभा मार्च की कॉल दी गई। कार्यकर्ता आगे बढ़े, मगर पुलिस की तैयारी भी थी। हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इसी के चलते कांग्रेस का प्रोटेस्ट अंजाम तक नहीं पहुंचा। केंद्र से लेकर राज्यों तक कांग्रेस की मॉनसून सत्र में हर स्तर पर विरोध करने की तैयारी है। लेकिन यकीन मानिए, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है। पटना में आज यूथ कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के वर्कर्स और पुलिस का टकराव हो गया और फिर इस तरह की तस्वीरें सामने आईं। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा, जमकर लाठीचार्ज किया, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास को भी चोट आई, वो जमीन पर गिरे नजर आए। इस टकराव में कई कार्यकर्ताओं के साथ 2 पुलिस वालों को भी चोट आई। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो शांतिपूर्ण तरीके से करने की अपील की थी। इसके बावजूद उनके द्वारा बैरिकेडिंग तोड़ा गया। पुलिस के ऊपर लाठी भी चलाई है, उसमें कुछ पुलिस घायल भी हुई है, एक का सर भी फट गया है। दरअसल भारतीय युवा कांग्रेस ने नीतीश कुमार के खिलाफ विरोध मार्च की कॉल दी थी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, राज्य में बढ़ते अपराध के खिलाफ और अग्निवीर योजना को खत्म करने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करना चाहते थे। राज्य का दर्जा मांगे थे तो ये पैकेट देने से क्या होगा। लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने की परमिशन नहीं दी। पहले शांति से समझाया, जब नहीं माने तो फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस पर भी जब सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो फिर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। जिस वक्त बोरिंग कैनाल रोड पर यह टकराव जारी था, उसी दौरान बिहार में कांग्रेस और आरजेडी समेत विपक्ष के कई नेता सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहे थे। विपक्षी दलों के इस प्रदर्शन में कई कद्दावर नेता भी शामिल रहे। आरजेडी ने प्रतिरोध मार्च को लीड किया, जबकि कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी के भी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। विधानसभा में आज फिर अपना आपा खो बैठे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। दरअसल हंगामे के बीच आरजेडी की एक महिला विधायक पर जबरदस्त तरीके से तिल मिला गए। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था। महिला हो, कुछ जानती हो, ये शब्द हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, जो उन्होंने बिहार विधानसभा की हंगामेदार कार्यवाही के दौरान कहे। सीएम नीतीश जाति आधारित गणना पर सफाई दे रहे थे। हंगामे की वजह से बोल नहीं पा रहे थे। गुस्से में नीतीश आरजेडी की विधायक रेखा देवी पर भड़क गए। अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो।
ये वाकया तब हुआ जब महागठबंधन के विधायक 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे। वेल में आकर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी कर रहे थे। जिस विधायक पर नीतीश भड़के वो कह रही थी नीतीश सदन से माफी मांगे। महिलाओं के साथ इस तरह से बोले हैं तब महिलाओं के साथ खेद व्यक्त कर। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद सरकार ने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था, जिस पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। गुजरात में बाढ़ और बारिश ने भयंकर तबाही मचाई। सौराष्ट्र और साउथ गुजरात समेत तमाम इलाके पानी में डूब गए। ऐसी तबाही जिसने देखी वो कांप उठा। इंसान के साथ साथ जानवर बेबस नजर आए। भरूच में घोड़े पानी की तेज धार में बह गए। आनंद जिले के बोरसत में भारी बारिश ने बर्बादी मचाई। जनता बाजार, स्टेशन रोड समेत कई रिहायशी इलाके पानी की मार झेलते दिखाई दिए। 2 घंटे में 4 इंच से ज्यादा बारिश के चलते घरों में पानी घुस गया। गुजरात में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी किया था। कई जगह बहुत भारी बारिश हुई। अंकलेश्वर को सूरत से जोड़ने वाले हाईवे पर भी पानी भरा। वेरावल में भी ट्रैफिक रुका रहा। निचले इलाकों में पानी भरने के चलते कई लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा। भरूच के इंदिरा नगर इलाके में 150 मकान खाली कराए गए। द्वारका इलाके में भारी बारिश मौत बनकर बरसी। पानी इतना बरसा कि मकान ढह गया। हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया। बाकी लोगों को बाहर निकाला। गुजरात के पिछले कई दिनों की बारिश से सौराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात खराब हुए। कई इलाकों में पुलिस को लोगों से घरों में रहने की अपील करनी पड़ी। बारिश की वजह से कई राज्यों का हाल बेहाल है। यूपी और मध्य प्रदेश से दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में जल प्रलय का मंजर भयानक था। लहरों के बीच 2 लोग बाइक के साथ फंस गए। पानी उन्हें आगे बहा ले गया, लेकिन गनीमत रही कि आगे उन्हें बचा लिया गया। एमपी का सागर स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया, लेकिन बारिश ने हकीकत बयां कर दी। जल निकासी का इंतजाम नहीं, लिहाजा सड़क हो या अस्पताल हर जगह पानी भर गया। टीकमगढ़ में बारिश ने गांव और शहर की सूरत बदल दी। नदी नाले उफान पर हैं, गाड़ियों की जल समाधि बन गई, कारें डूब गईं, घरों के अंदर घुटनों से ऊपर पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। बिजनौर में 3 भाई खेतों से लौट रहे थे, अचानक पानी आ गया, तीनों पानी में बह गए। यूपी के लखीमपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, बहराइच समेत 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। कई नदियां उफान पर हैं। 40,000 लोग प्रभावित हैं। यहाँ पर हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। तमाम जो कच्चे मकान हैं वो डूबे हुए नजर आएंगे। पर लोगों का आसरा जो है वो फिलहाल छत बनी हुई है, तो लोग पल्ली तानकर या फिर अस्थायी निर्माण करके छतों के ऊपर रहते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ में बांध टूटने से कई मकान ढह गए। मौसम विभाग के मुताबिक कल भी कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। दिल्ली यूपी से हरिद्वार तक की कांवड़ यात्रा में फिर हुआ बवाल। मामूली बात पर कांवड़ियों ने बीच सड़क पर कर दी तोड़फोड़। पुलिस वाले समझाते रहे और कांवड़िये सरेआम ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। यह हंगामा हुआ उत्तराखंड में हरिद्वार जिले के मंगौल कस्बे में। बताया जा रहा है कि ई रिक्शा एक कांवड़िये के हल्का सा टकरा गया। इससे कांवड़िये को मामूली सी चोट आई, लेकिन इसके बाद कांवड़िये तैश में आ गए और गुस्से में उन्होंने जो किया वो तस्वीरों में दिख रहा है। कांवड़िये ने न सिर्फ ई रिक्शा चलाने वाले से मारपीट की, बल्कि उसके ई रिक्शा में ईंट, पत्थर और डंडों से तोड़फोड़ करने लगे और मौके पर मौजूद पुलिस कुछ नहीं कर पाई। जिसका ई रिक्शा इन कांवड़ियों ने तोड़ा उसका नाम संजय है और वो सहारनपुर का रहने वाला है। उसकी शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। जो भी भोले हैं उनकी हम लोगों के द्वारा पहचान की जा रही है और इस तरीके से जो लॉलेसनेस की स्थिति उनके द्वारा उस समय क्रिएट की गई थी, उसके अगेंस्ट पुलिस ने सख्त धाराओं में मुकदमा कायम करके आगे की वैधानिक कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर। 2 दिन पहले ही यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ियों ने ऐसी ही किसी बात पर भारी बवाल मचाया था। विवादों में घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर क्या अंडरग्राउंड हो चुकी है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 5 दिनों से पूजा खेड़कर लापता हो गई है। ना वो पुणे में है, ना वो मसूरी पहुंची है। फर्जी सर्टिफिकेट से आईएएस बनने के मामले में घिरी पूजा खेड़कर का 5 दिन पहले ये वीडियो सामने आया था। उसके बाद से वो कहां चली गई, क्या कर रही हैं, कहां रह रही हैं, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई। लेकिन इस बीच पूजा खेड़कर की मुसीबतें और बढ़ गईं।
बीते 5 दिनों से पूजा का फोन नॉट रीचेबल है। पूजा का बयान दर्ज करने के लिए पुणे पुलिस ने दूसरा समन भेजा। चूंकि फोन बंद था, इसलिए व्हाट्सएप नंबर पर समन की दूसरी कॉपी भेजी गई। पूजा खेड़कर को 23 जुलाई को मसूरी में IAS ट्रेनिंग एकेडमी में रिपोर्ट करना था, लेकिन वो वहां नहीं पहुंची। पूजा खेड़कर का मामला भी पूजा खेड़कर तक सीमित नहीं है। सारे हिंदुस्तान से बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही है कि नकली सर्टिफिकेट दिया है और नौकरी या पोजीशन हासिल कर दी है। खबर है कि पूजा के माता पिता के तलाक के दावे की भी जांच होगी। पूजा खेड़कर पर इल्जाम है कि उन्होंने UPSC एग्जाम में OBC नॉन क्रिमिनल का लाभ धोखाधड़ी से उठाया। इसके लिए पूजा खेड़कर ने दावा किया था कि उनके माता पिता अलग हो गए हैं। कि उन्होंने सिर्फ एक दिखाने के लिए डिवोर्स का नाटक किया है, तो उन्होंने ऐसे दिखाया कि मैं अलग रहती हूँ। लेकिन जो कागजात सामने आए, जो उन्होंने अभी इलेक्शन में एफिडेविट दाखिल किया, उसमें भी उन्होंने अपने आप को पति पत्नी घोषित किया है। विवादित अफसर के मामले में तीसरा अपडेट ये है कि पूजा को फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र देने वाले डॉक्टरों और सहायकों पर जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। पुणे के YCM अस्पताल ने पूजा खेड़कर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि पूजा के बाएं घुटने में स्थायी तौर पर 7% विकलांगता है। पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को आधार कार्ड और पैन के साथ में जोड़ देना चाहिए, ताकि लोग या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो उनको मिलती हैं उसका फायदा न ले सकें। फर्जी सर्टिफिकेट मामले में UPSC ने पूजा खेड़कर के खिलाफ दिल्ली में FIR दर्ज कराई है। पूजा का चयन रद्द हो, इसके लिए UPSC ने उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ने फिर दिया धोखा। पैदल ऑफिस जाने को मजबूर हुए लोग। रेलवे ट्रैक पर पैदल चलते सैकड़ों लोग। ये रेल रोको आंदोलन नहीं, न ही कोई विरोध प्रदर्शन। ये मुंबई लोकल का सिस्टम फेल होने की मजबूरी है। आज सुबह माटुंगा स्टेशन पर फास्ट ट्रैक लाइन के ओवरहेड वायर पर बांस गिर गया। लोकल ड्राइवर ने तत्काल ट्रेन रोकी और हादसा तो टल गया, लेकिन लोकल में सफर करने वालों की मुश्किल शुरू हो गई। ओवरहेड वायर से बांस हटाने के लिए बिजली की सप्लाई रोकी गई। इससे लोकल के पहिए थम गए। सुबह 7:25 से 7:45 तक ओवरहेड वायर की मरम्मत की गई। करीब 35 मिनट बाद 8 बजे फिर लोकल की सर्विस शुरू हुई। इस दौरान जल्दी ऑफिस पहुंचने के लिए लोग पैदल ही रेल ट्रैक पर जाते दिखे। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ ट्रेनों को दूसरे रूट पर डाइवर्ट किया गया। इससे दूसरे रूट पर भी लोकल सर्विस 15 मिनट लेट हो गई। मुंबई में रोजाना 70 लाख से ज्यादा लोग लोकल का इस्तेमाल करते हैं। लोकल में छोटी खामी भी मुंबईकरों के लिए बड़ी परेशानी लेकर आती है। फिलहाल बंद रहेगा शंभू बॉर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। किसानों से बातचीत के लिए कमेटी बनाने का प्रस्ताव। शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा शंभू बॉर्डर पर चरणबद्ध तरीके से बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाएं। किसानों से बात करने के लिए एक निष्पक्ष कमेटी बनाई जाए। पंजाब और हरियाणा सरकार कमेटी के लिए एक्सपर्ट्स के नाम बताए। 13 फरवरी से किसान शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो यूनियन की तरफ से ये भी कहा गया कि ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, तो कोर्ट ने कहा कि आप इसको अलाउड ना कीजिए, आप बॉर्डर खोल दीजिए, आप इन व्हीकल्स को आप प्रोहिबिट कर दीजिए कि आगे ना जाएंगे। सुनवाई के दौरान पंजाब के वकील ने कहा कि हरियाणा ने शंभू बॉर्डर बंद किया है। वहीं हरियाणा ने कहा कि पंजाब आंदोलनकारियों को हटाए तो बॉर्डर खोला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईवे को लंबे समय के लिए बंद नहीं किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा की ये जो सीमा है शंभू बॉर्डर, यहाँ पे हरियाणा सरकार की तरफ से जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रखी गई है। हरियाणा पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स तमाम जो है ये तैनाती यहाँ की गई है और किसानों को जो है आगे बढ़ने से रोका गया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा है कि अगर किसान बिना ट्रैक्टरों के दिल्ली जाते हैं तो सरकार का क्या कदम रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी। अगली सुनवाई में पंजाब और हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट को वार्ताकारों के नाम बताने होंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवारा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक और मिलिटेंट को उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। असल में मंगलवार रात से ही कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर मिली थी। सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इंटेलिजेंस इनपुट शेयर किया। इसके बाद कोविड इलाके में मंगलवार रात को ही ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। बुधवार सुबह सेना और मिलिटेंट्स के बीच क्लोज कांटेक्ट हुआ।
चिनार कोर के जवानों ने मिलिटेंटों को ललकारा, सरेंडर करने को कहा, लेकिन मिलिटेंट्स ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया और इसी दौरान एनकाउंटर में एक जवान घायल हो गया। जवान को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। इससे पहले भारत पाकिस्तान वाली LOC पर कृष्णा घाटी के बट्टल में मंगलवार तड़के सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। हालांकि गोलीबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। गोलीबारी में शहीद जवान लांसनायक सुभाष चंद्र उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रहने वाले थे। लाइन ऑफ ड्यूटी पर सर्वोच्च बलिदान की खबर के बाद शहीद के घर मातम है। गांव का माहौल गमगीन है। कश्मीर घाटी में मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट को चिनार कोर लीड कर रही है। चिनार कोर पाकिस्तान से होने वाली सभी जंगों में शामिल रही है। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर के मामले में पुलिस अफसरों पर चलेगा हत्या का मुकदमा। CBI की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में हुई खारिज। साल 2017 में हुए राजस्थान के बहुचर्चित आनंद पाल एनकाउंटर मामले में CBI की कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आनंद पाल एनकाउंटर मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। आनंद पाल के परिवार ने एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए केस दर्ज कराया था। पिस्टल के कार्टेज मिले हैं छत के ऊपर। विद्या प्रकाश, सूर्यवीर और कैलाश की पिस्टल से मिल करके आ गए हैं कि इसके द्वारा फायर किए गए हैं और रूपेंद्र पाल इसका चश्मदीद गवाह है। उसने खुले कहा है कि मैंने मारते हुए देखा, ये इनकाउंटर नहीं था, इसका मर्डर किया गया है। आनंद पाल का एनकाउंटर राजस्थान SOG की टीम ने किया था। उसमें चूरू के तत्कालीन SP राहुल बारहट, तत्कालीन एडिशनल SP विद्या प्रकाश चौधरी, DYSP सूर्यवीर सिंह राठौड़ भी शामिल थे। इसके अलावा RAC के हेड कांस्टेबल कैलाश भी इस मामले में शामिल थे। अब इन सभी पर हत्या का मुकदमा चलेगा। पुलिस ने दलील दी थी कि आत्मरक्षा के चलते आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर किया गया, लेकिन ये दलील कोर्ट में खारिज हो गई। CBI ने इस मामले में साल 2020 में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट सौंपी थी, जिस पर आनंद पाल की पत्नी राज कंवर ने प्रोटेस्ट पिटीशन दायर की थी। अब CBI की क्लोजर रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बजट पर संसद के बाहर और भीतर हुआ जमकर हंगामा। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने बजट में राज्यों के बीच भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। संसद परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर सरकार के बजट के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष का आरोप है कि बजट में भेदभाव किया गया है, सिर्फ सरकार के सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है। अखिलेश यादव बोले, सरकार बचाने के लिए पैकेज दिए जा रहे हैं। हम लोग किसान के लिए पैकेज मांगते हैं, गरीब के लिए पैकेज मांगते हैं, लेकिन ये सरकार देखिए आप किसको पैकेज दे रही है, जो सरकार चलवा रहे हैं। पूरा देश इस बजट से नाराज है। एक हताश सरकार की हताशी से भरी हुई बजट। विपक्ष के प्रदर्शन के दौरान एक दिलचस्प तस्वीर भी दिखी, जब सोनिया गांधी और जया बच्चन खिलखिलाकर मिली। ये कोई बजट है रिएक्शन करने वाला? कुछ नहीं। दिस इज जस्ट अ ड्रामा। Promises which will be kept in the paper will not be implemented. That's it. इंडिया गठबंधन ने एक दिन पहले ही रणनीति बना ली थी कि बजट पर सरकार की जमकर घेरेबंदी की जाएगी। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी बोल बैठे। खड़गे ने कहा, ये बजट सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए है। राज्यसभा में बजट को भेदभाव वाला बताते हुए विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट किया। वॉकआउट से पहले विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला किया। किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला, सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकोड़ा। कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है। जिस जगह आपको निगलेक्ट किया गया है उस जगह कुछ नहीं मिला। राज्यसभा में तब ठहाके लगे जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को माताजी कह दिया। माताजी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी लिए माताजी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है, उन राज्यों से बजट में भेदभाव किया गया है। विपक्षी राज्यों के साथ खुला भेदभाव किया गया है। इन्होंने दक्षिण के राज्यों को कुछ नहीं दिया, पंजाब को कुछ नहीं दिया, दिल्ली को कुछ नहीं दिया। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा आवंटन मिला है
और इसी बात को लेकर इंडिया गठबंधन सरकार को घेर रहा है। आंध्र प्रदेश की लड़ाई दिल्ली में लड़ने पहुंचे जगन मोहन रेड्डी। जगन की पार्टी ने नायडू सरकार के खिलाफ दिल्ली में दिया धरना। वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन मोहन रेड्डी और उनकी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया। जगन मोहन खुद सीने पर विरोध स्वरूप काला बैच लगाए रहे। उनका आरोप है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी की सरकार में उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हो रही है। You have a government in place where within 45 days of coming into power, you have a situation where more than 30 people have been murdered. जगन मोहन ने आंध्र में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा के फोटो और वीडियो प्रदर्शनी भी लगाई। जगन की पार्टी के धरने में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत, प्रियंका चतुर्वेदी भी जगन का समर्थन करने पहुंचे। जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उन पे भी जानलेवा हमला करना, ये कहीं भी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय नहीं हो सकता है। और बुलडोजर का जो कल्चर डेमोक्रेसी में आया है, हम समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू के बेटे पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम के बेटे ने ऐसे नेताओं और अफसरों की लिस्ट बनाई है जिन पर हमला करने का इरादा है। बिहार विधानसभा ने पास किया एंटी पेपर लीक कानून। इस कानून में कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान। विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच मंत्री विजय चौधरी ने बिहार लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 पेश किया। पेपर लीक के खिलाफ नए कानून में पेपर लीक के सभी अपराध गैर जमानती हैं। पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल होगी। पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा। अगर कोई संस्था पेपर लीक में शामिल हुई तो उसकी संपत्ति की कुर्की होगी। पेपर लीक में शामिल संस्था को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। बिहार में अब पेपर लीक की जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। छात्र छात्राओं का भविष्य सुरक्षित होगा। कथित अपराध के मामले में कम से कम 1 करोड़ है, 10 साल तक की सजा है। उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं। जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। बिहार विधानसभा में जब ये विधेयक पेश किया गया तब विपक्ष हंगामा करता रहा। बाद में विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इसे लेकर महागठबंधन अब एनडीए के निशाने पर है। जब बिहार में एक अच्छा बिल पास हो रहा है तो बैठ करके मुद्दे पे चर्चा और अपना विचार रखने के अलावा वो वॉकआउट कर गए। ये तो समय की बर्बादी है। सदन की गरिमा को वो नहीं रखते, नहीं मानते हैं। ये जितने पेपर लीक होते हैं उसमें कहीं न कहीं राजद की भूमिका जरूर रही होगी। इसलिए उनको इस बात से ऐतराज है कि क्यों इतना कड़ा कानून लाया जा रहा है। पेपर लीक और परीक्षा में नकल को लेकर लगातार विपक्ष नीतीश सरकार को घेर रहा था, लेकिन वॉकआउट करने के बाद अब विपक्ष ही कटघरे में है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर महायुति में मंथन शुरू। दिल्ली में अमित शाह से मिले अजित पवार। दिल्ली में अमित शाह और अजित पवार के लिए बैठक में बड़ा मुद्दा सीट शेयरिंग का रहा। सियासी चर्चा के मुताबिक अजित पवार ने अपनी पार्टी के लिए 80 से 90 सीटों की मांग की। मौजूदा 54 सीटों के साथ ही अजित पवार पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र में सीटों की मांग कर रहे हैं। अजित पवार कांग्रेस के कब्जे वाली 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। अजित पवार ने मुंबई की 4 से 5 विधानसभा सीटों पर भी अपनी पार्टी की दावेदारी जताई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अजित पवार ने सीट शेयरिंग को जल्द से जल्द फाइनल करने के लिए कहा है। अजित ने बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव की तरह आखिरी मिनट तक सीट शेयरिंग को टालना नहीं चाहिए। अजित पवार और अमित शाह की बैठक के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महायुति को झटका लगा था। तब देर से हुई सीट शेयरिंग का भी मुद्दा उठा था और इसीलिए विधानसभा चुनाव में समय से सीट शेयरिंग करने पर फोकस है। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारांगे पाटिल ने फिलहाल अपना अनशन स्थगित कर दिया है। जारांगे पाटिल ने राज्य सरकार को नया अल्टीमेटम दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे पाटिल बीते 4 दिनों से महाराष्ट्र के जालना में अनशन कर रहे थे। अब उन्होंने अनशन स्थगित करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन साथ ही मराठा आरक्षण के लिए सरकार को 13 अगस्त का अल्टीमेटम दिया है। जारांगे ने कहा कि राज्य सरकार 2 महीने का समय मांग रही थी। हम 13 अगस्त तक की डेडलाइन सरकार को दे रहे हैं।
13 अगस्त तक सरकार मराठा समाज को आरक्षण देने का अपना वादा पूरा करे। मनोज जरांगे ने 20 जुलाई को जालना में अपना 5वां अनशन शुरू किया था। जरांगे की मांग है कि सरकार ने सगे संबंधियों को लेकर जो अधिसूचना जारी की है उसे तत्काल रूप से पूरा करे। इसके तहत कुणबियों को मराठा समुदाय रक्त संबंधी के रूप में मान्यता दी जाए। अधिसूचना लागू होने से मराठा समुदाय को कुणबी प्रमाण पत्र मिलेगा। कुणबी प्रमाण पत्र मिलने से मराठा समुदाय को ओबीसी आरक्षण का फायदा मिलेगा। सरकार को 13 अगस्त की डेडलाइन देते हुए जरांगे ने कहा कि 28 अगस्त को आगे की उनकी रणनीति तय करेंगे। जरांगे ने यह भी कहा कि अगर मराठा आरक्षण लागू नहीं होता है तो मौजूदा सरकार गिरेगी और बीजेपी का एक भी विधायक जीतेगा नहीं। साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जरांगे राज्य सरकार पर दबाव बनाकर मराठा आरक्षण की मांग को पूरा करवाना चाहते हैं। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के मुद्दे को आने वाले उपचुनाव तक गरमाने की फिराक में है कांग्रेस। पार्टी ने हरिद्वार से केदारनाथ बचाओ पद यात्रा शुरू कर दी है। कांग्रेस की यह पदयात्रा हरिद्वार में हर की पैड़ी से शुरू हुई। गंगा पूजा से शुरू हुई इस पदयात्रा में राज्य में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस की यह पदयात्रा गढ़वाल इलाके के अलग अलग हिस्सों से होते हुए अगस्त के पहले हफ्ते में केदारनाथ पहुंचेगी। कांग्रेस दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के बाद से इस मुद्दे को गरमाए हुए है। 10 जुलाई को खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस भूमि पूजन में शामिल हुए थे। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उत्तराखंड के चारों धामों की महत्ता कम कर रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को इसलिए भी तूल दे रही है क्योंकि आने वाले समय में केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होना है। इसी को भांपकर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। सीएम धामी आज ऐसे समय में केदारनाथ धाम पहुंच गए जबकि कांग्रेस ने हरिद्वार से इस मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया है। आज बाबा से प्रार्थना की है कि संपूर्ण प्रदेशवासियों को सभी प्रकार की जो है सुख समृद्धि दें, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, और हमारा प्रदेश आगे बढ़े। विवाद बढ़ने के बाद हालांकि दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बना रहे ट्रस्ट ने नाम बदलने की घोषणा की है, लेकिन मंदिर अभी भी केदारनाथ जैसा ही बन रहा है। मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित एक स्पा में 50 साल के शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। ये वही स्पा है, सॉफ्ट टच स्पा, जो मुंबई के वर्ली इलाके में है। इसी स्पा में बीती रात 3 बजे के करीब गुरु सिद्धप्पा वाघमारे नाम के शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने मिलकर वाघमारे की चाकू से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस को वाघमारे की महिला मित्र और स्पा के ओनर की तलाश है। फिलहाल वर्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच समेत जितने भी इंटेल के अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। इस सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस स्पा में उस वक्त कौन आया था, कौन गया था, तमाम तरह की जांच की जा रही है। डीवीआर को पुलिस अब अपने कब्जे में लेगी, जिसके बाद उस पूरे समय की सीसीटीवी को बारीकी से स्कैन किया जाएगा। विराट और अनुष्का की एक वायरल फोटो को देखकर एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या दोनों लंदन में बसने वाले हैं। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की ये वो नई फोटो है जो कि सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है। ये दोनों इस समय लंदन में हैं। कैमरे पर स्माइल करते हुए दोनों इस फोटो में कैजुअल लुक में दिख रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल कपल आजकल लंदन में अपने दोनों बच्चों वामिका और अकाय के साथ फैमिली टाइम बिता रहे हैं। इससे अफवाहें भी उड़ने लगी थी कि क्या विराट कोहली और अनुष्का शर्मा लंदन को अपना परमानेंट ठिकाना बनाने वाले हैं। हालांकि लंदन शिफ्ट होने वाली खबरों को लेकर ना तो विराट कोहली और ना ही अनुष्का शर्मा ने अब तक कोई टिप्पणी की है। दिग्गज क्रिकेटर और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव ने अपने साथी क्रिकेटर अंशुमन गायकवाड़ के लिए एक इमोशनल वीडियो शेयर किया है। अंशुमन गायकवाड़ ब्लड कैंसर से जूझ रहे हैं और फिलहाल लंदन में उनका इलाज चल रहा है। कपिल देव ने वीडियो में अंशुमन के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया है। Hi Anshu, I know you're going through rough time, but doesn't matter. We all gone through rough time in life. I remember all the good days. कपिल देव ने अंशुमन गायकवाड़ की मदद के लिए बीसीसीआई से अपील भी की थी। कपिल देव के इस अपील के बाद बीसीसीआई ने अंशुमन गायकवाड़ की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया। दुनिया में और बढ़ी भारतीय पासपोर्ट की चमक।
ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में लगाई 2 पायदान की छलांग। दुनिया में भारतीय पासपोर्ट की ताकत लगातार बढ़ रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इस साल भी भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2024 में भारत को 82वां स्थान मिला है। 2023 में भारत 84वें पायदान पर था। 2022 में भारत 87वें स्थान पर था। भारतीय पासपोर्ट पर फिलहाल दुनिया के 58 देशों में बगैर वीजा एंट्री मिल रही है। इन देशों में इंडोनेशिया, मालदीव्स और थाईलैंड जैसे देश भी शामिल हैं। ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग में टॉप पर सिंगापुर है। दूसरे पायदान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन और तीसरे पायदान पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन। पासपोर्ट इंडेक्स में अमेरिका 8वें पायदान पर है। वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 100वें स्थान पर है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर महज 33 देशों में वीजा फ्री एंट्री है। हेनले एंड पार्टनर्स पासपोर्ट की रैंकिंग तय करने के लिए ये देखता है कि पासपोर्ट रखने वाले लोगों को कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री मिलती है। हर एक वीजा फ्री एंट्री पर पासपोर्ट को 1 अंक दिया जाता है। साफ है कि दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को तवज्जो दे रही है और आने वाले दिनों में भारतीय पासपोर्ट के जरिए दुनिया के कई और देशों में फ्री एंट्री मिल सकती है। पन्ना में रातों रात बदल गई एक मजदूर की किस्मत। हीरे की खान की खुदाई में मिला 1 करोड़ की कीमत का जेम क्वालिटी वाला डायमंड। 19 कैरेट 22 सेंट के चमचमाते हीरे के टुकड़े की चमक से राजू गौड़ के चेहरे पर भी चमक आ गई है। राजू परिवार के साथ पिछले 10 साल से हीरे की खदान में किस्मत आजमा रहे थे। उम्मीद थी एक दिन जमीन हीरे का तोहफा जरूर देगी। ये दिन आया तो खदान में मिला 19 कैरेट 22 सेंट का शानदार हीरा। हीरे की चमक देखकर मजदूर परिवार की आंखें चौंधी आ गई हैं। 10 साल से हम खदान ही कर रहे हैं सब, आज जाके मिला है। राजू गौड़ के पिता ने हीरा खदान का पट्टा लिया था। परिवार मजदूरी के साथ साथ हीरे की तलाश में खुदाई भी करता था। 10 साल की मेहनत का फल अब मिला है। जल्दी इस हीरे की नीलामी कराई जाएगी। हीरे का वजन 19 कैरेट 22 सेंट है। उज्जवल किस्म का हीरा है, अच्छा हीरा है। आने वाली नीलामी में इसको रखा जाएगा। डायमंड एक्सपर्ट के मुताबिक एक हीरे की कीमत 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। नीलामी में मिली रकम से 12% रॉयल्टी और 1% टीडीएस काटकर बाकी की रकम राजू के परिवार को मिलेगी। पन्ना में हीरा पाने की तमन्ना के लिए सैकड़ों परिवार खुदाई करते हैं। चंद दिन पहले भी एक किसान को 6.65 कैरेट का हीरा मिला था। कर्नाटक के बागलकोट में एक महिला सब इंस्पेक्टर की दरिया दिली सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर इस महिला सब इंस्पेक्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। पहले लड़के को गले लगाया, पैसे गिने, आनाकानी करने पर पैसे लड़के की जेब में डाल दिए। चंद सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग महिला सब इंस्पेक्टर की तारीफ कर रहे हैं। आखिर क्यों ये महिला सब इंस्पेक्टर सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रही है, उसे समझने के लिए ये दूसरा वीडियो देखना होगा। कर्नाटक पुलिस की सब इंस्पेक्टर SR नायक बागलकोट के इलकल इलाके में ड्यूटी पर तैनात थी। तभी एक बाइक पर 3 लड़के सवार दिखे। सब इंस्पेक्टर नायक ने दौड़कर बाइक रोकी और तत्काल चालान कर दिया। तीनों लड़कों ने मिलकर जुर्माना भरा, लेकिन जुर्माना की रकम देने के बाद बाइक पर सबसे पीछे बैठा लड़का रोने लगा। सब इंस्पेक्टर SR नायक ने जब लड़के से रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि जो पैसा उसने जुर्माने के लिए दिया है वो इसकी कॉलेज की फीस का पैसा था। इसके बाद सब इंस्पेक्टर नायक ने पैसे लड़के को वापस कर दिए। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लोग सब इंस्पेक्टर SR नायक की तारीफ कर रहे हैं।